हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट की और ये समझेंगे कि जो इसमें रीसेंट चेंजेस की गई हैं, क्या उसमें क्लाइमेटिक कंसर्न्स को ध्यान में रखा गया है वो चेंजेस करते हुए, या जो कमिटमेंट्स इंडिया एक फॉरेन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करता है, क्या उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब जिस तरह से आपने यूनियन बजट की स्पीच देखी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वहाँ पे बहुत बार एनर्जी ट्रांजिशंस को मेंशन किया, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेटिक चेंज, राइट। तो ये चीज़ें बहुत बार मेंशन की गई, इसलिए अब हमारा दिमाग इस तरफ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट हम सबको पता है कि क्या है, लेकिन उसमें कुछ रीसेंट चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो क्या उसमें इन सब चीज़ों का जो स्पीच में बोला गया ध्यान भी रखा गया है? अब प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न, हमारे देश का कंसर्न इनफैक्ट क्लाइमेटिक चेंज पे है, जो कि हमने एक्सप्रेस भी किया 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC जिसको बोलते हैं, ओके। वहाँ पे हमने कंसर्न भी दिखाया दैट येस, इंडिया हैज़ कंसर्न ओवर द क्लाइमेटिक चेंजेस, और इसको ठीक करने के लिए जो भी होगा, हमारे कैपेबिलिटी जितनी होगी हम उतना करेंगे। अब जब हम मेंशन करते हैं क्लाइमेट कंसर्न को, और हमारी कमिटमेंट्स भी उसी हिसाब से होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया राइट्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के राइट्स हैं उनका क्या होगा, उनको हम उनकी देखरेख हम कैसे करेंगे, या उस तरह की प्रैक्टिसेस जो कस्टमरी उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आज तक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रही है, प्रोटेक्शन में हेल्प मिली है, कल्चरल डाइवर्सिटी जनरेशन्स तक रही है, उसको हमने कहीं मेंशन नहीं किया। एक चीज़ प्लीज़ यहाँ पे नोट करें कि मेरे इन्वायरमेंट के जितने लेक्चर्स होते हैं, जब भी हम कहीं पे भी वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम कम्युनिटी लोगों को, ट्राइबल लोगों को, इंडिजिनियस लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम नहीं सोच सकते कि बंद दरवाज़ों के पीछे हम ये फैसले ले लेंगे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमें लोगों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। एनीवे, अब जिस तरह की यहाँ पे प्रैक्टिसेस की या राइट्स की बात हो रही है, उनको हमने विद टाइम रिकॉग्नाइज किया है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं लोगों की, ट्राइबल लोगों की, इंडिजिनियस लोगों की, उन्होंने हेल्प की है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए। अब इंडिया ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया है और इंटरनेशनल कन्वेंशन में, और हम इस चीज़ को रेटिफाई भी करते हैं विद टाइम, लेकिन कई बार हम इसको मेंशन करना भूल जाते हैं। अब जिस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर के प्रपोजल्स को यहाँ पे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फॉर्म क्लियरेंसेस देने की बात की गई है, और अभी एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम भी लेके आए। मैंने आपको बताया स्टार रेटिंग सिस्टम, नॉट 5 स्टार बट स्टार रेटिंग सिस्टम। स्टार रेटिंग सिस्टम में है कि जो स्टेट जल्दी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस देगा, अब जल्दी देने के चक्कर में या स्टार्स लेने के चक्कर में हो सकता है कि उसका असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ठीक से ना हो। तो इस तरह की यहाँ पे बात की गई है सिंगल फॉर्म क्लियरेंसेस की। सिंगल फॉर्म क्लियरेंसेस से फ़ायदा किसको होगा? बिजनेसेस को। जो बिजनेस अपना प्रपोजल लेके आ रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है और सिंगल फॉर्म में उनको क्लियरेंस मिल रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑपोजिट टू क्लाइमेटिक कंसर्न्स। अगर हमें क्लाइमेट का इतना कंसर्न है तो हम इतनी जल्दबाजी में जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है वो देने की बात नहीं करेंगे। तो ये सब हमने रिसेंटली देखा, और इसी पे बात हो रही है कि अगर बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आ रही हैं, जो एक्ट में चेंजेस लाएंगे उसका क्या होगा, क्या क्लाइमेटिक कंसर्न का ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे तो अभी तक हमें लग रहा है कि नहीं रखा जा रहा, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स की राय है, आपका इसका ऑपोजिट ओपिनियन है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्यों लाया गया था, तो इसको समझने की भी हमें ज़रूरत है। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्यों लाया गया था? ऑब्वियसली हमारा ये मकसद था कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको कंजर्व करना चाहते हैं, और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ चाहते हैं। ठीक है, वन इज़ योर कंजर्वेशन
है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, और दूसरा सस्टेनेबल यूज, 2 चीज़ों के लिए लाया गया। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्ट में यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं ट्रेडिशनल और जेनेटिक रिसोर्सेज के, हम चाहते हैं कि हम उसको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जो राइट्स हैं इंडिजिनियस कम्युनिटी के, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, कि जो लोकल लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद, अप्रूवल के बाद लोकल कम्युनिटीज़ के कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं पे शुरू होगा फेयर इक्विटेबल मैनर में। तो ये 3 चीज़ों को, तीसरा आ गया लोकल कम्युनिटीज़, है ना। तो ये 3 चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ये उसका स्केलेटन है, उसका बैकबोन है, ये 3 फैक्टर्स। और ये जो एक्ट हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया था, बेसिकली एक रिजल्ट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसको हम बोलते हैं, 1992, और इंडिया ने जिसको बाद में अडॉप्ट किया, रेटिफाई किया, और इंडिया ने नोटिफाई भी किया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशंस 2014 में, और नगोया प्रोटोकॉल को इफेक्ट देने के लिए 2002 में इंडिया पार्टी भी बनी 2014 में। तो आप देख सकते हैं हमने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टाइम पे इसको रेटिफाई भी किया। मेन मकसद यही था, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और जो उसके साथ ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड है कमर्शियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसको यूज करेंगे विदाउट शेयरिंग द बेनिफिट्स विद द कंजर्वर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, ये चीज़ क्यों की गई थी? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, कि उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ट्रेडिशनल नॉलेज का या इनका ना हो, बल्कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में हो, कमर्शियल बेनिफिट हम उसको किसी को उसका नहीं देना चाहते थे, राइट। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है, प्राइमरी क्वेश्चन या कंसर्न जो इन्वायरमेंटलिस्ट का है, कि जो लोग, जो कम्युनिटीज़, दोज वर्किंग विद कम्युनिटीज़ पोस्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट, अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट के बाद जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, कि क्या जो भी नई चेंजेस हैं, तो जो हमारा बेसिक सेफगार्ड्स थे इस एक्ट के, कि बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी 2 चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के, क्या वो उस लाइन पे चल रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, जब हम चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसमें बता पाएंगे कि चेंजेस सही के लिए हुई हैं या चेंजेस में भी कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है, इसके डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स और रीजंस गवर्नमेंट ने अलग दिए हैं, कि हम एक कंड्यूसिव, अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमने ये अमेंडमेंट, ये चेंजेस क्यों लाना चाहते हैं, कि हम एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी इजी हो जाए, और बेनिफिट शेयरिंग जो है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए वो आसान हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि अब हमारा बेसिक ये बन रहा है। पहले के बेसिक्स मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स जो बताए मेन, और ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, और अब चेंजेस का रीज़न ये जो लाइंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स मीन्स बिजनेस। अब इसमें यही चीज़ यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक्सपर्ट्स की, जो बजट की स्पीच थी और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा, तो वो काफ़ी मिलता जुलता है, कि हाँ, ये किस तरीके से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपर्ट्स को शंका है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहा जा रहा है। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, तो यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं? जो ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसमें काफ़ी चीज़ें क्रिमिनलाइज्ड थी, कि अगर वो कोई काम करता है वैसे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविज़न को पहले तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया जा रहा है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात की जा रही है। तीसरा, आपके रिसर्च, पेटेंट और कमर्शियल यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है। और यहाँ लेकिन एंड में वो बोलते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ये चेंजेस जो हैं वो की जा रही हैं।
अब इसका क्या मतलब है? इस बिल में मेडिसिनल प्लांट्स को भी जो प्रेशर है वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स पे उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि मेडिसिनल प्लांट्स को आप कल्टीवेट कीजिए, बाहर लगाइए। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स शेयरिंग की बात की जा रही है कि जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आयुष प्रैक्टिस करते हैं, अब पहले वो बाहर जाके मतलब जंगलों में जाके यूं ही जो स्पीशीज हैं उनको तोड़ के नहीं ला सकते थे, लेकिन उनको बोला गया कि उनको अब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को बताने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, नॉलेज के लिए, जैसे वैद्य या हकीम्स हो गए। पहले अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बताना पड़ता था कि हम इस जगह जा रहे हैं, यहाँ पे ये प्लांट चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, तो उनको बोला कि इनको एग्जेम्प्ट कर दो। तो यहाँ पे रिसर्च वाला पॉइंट आ गया, मेडिसिन वाला पॉइंट आ गया। रिसर्च प्रमोशन, कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि रिसर्च जल्दी होगी, सिंप्लीफाई होगी और पेटेंट एप्लीकेशन आपका आसान होगा। फिर कुछ चीज़ें जैसे डिक्रिमिनलाइज कर दी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है इसी तरह की रिसर्च और पेटेंट के लिए। ये पॉइंट्स हैं आपके। अब इन अमेंडमेंट्स को जो हुई हैं, हमने 2 स्लाइड्स में डिस्कस की ये अमेंडमेंट्स, इनको क्या एक पब्लिक डिबेट की ज़रूरत थी? क्या मेन पब्लिक क्या चाहती है? अब ये जो डिसीजन है वो तो ले लिया गया है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या कहना है इसमें? तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे पॉपुलर मैंडेट को नहीं देखा गया है, इन्वायरमेंटलिस्ट की राय नहीं ली गई है, जनरल पब्लिक क्या कहना चाहती है वो नहीं सोचा गया है। इसको ये एक टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क है जिसको लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे लोग एलियनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने उस तरह के प्रोविजंस बना दिए हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी को गवर्न कर रहे हो लीगल, साइंटिफिक, कॉर्पोरेट सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स के बाहर जाके। अब ये इस तरह का लॉ आप ले आए हो जहाँ पे हर डे कंज्यूमर चॉइसेस एक्चुअली मैटर करती हैं। अब किस तरह से हमारी मेडिसिन्स बन रही हैं या हमारा इन्वायरमेंट गवर्न हो रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसमें पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है, पब्लिक एंगेजमेंट मैटर करती है, लेकिन उसका यहाँ पे ध्यान जो है वो नहीं रखा गया है। और यहाँ पे एक ऑब्सेशन है कि हमको इन्वायरमेंट को भी रेगुलेट करना है। अब यहाँ पे जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, अगर कोई इलीगल एक्सेस किसी को मिल रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उसको हम बायोपायरेसी बोलेंगे। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? अगर आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कल को तो कोई भी बोलेगा कि मैं आयुष एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ये प्लांट लेने यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे बायोपायरेसी होना भी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको आप क्लोज डोर मीटिंग्स के पीछे कैसे रोकेंगे? यहाँ पे ये इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है। और यहाँ पे क्या लिंक है बायोडाइवर्सिटी एक्ट और रियल लोगों के बीच में, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है अमेंडमेंट्स की वजह से। क्योंकि देखिए किस तरह से ये लिंक ज़्यादा अच्छा रहता अगर बायोडाइवर्सिटी एक्ट और रियल पीपल को जोड़ने की कोशिश की जाती, जैसे कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करते, फार्मर्स को राइट्स देते कि आप सीड्स को कंजर्व कर सकते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए, अपने फार्म लैंड्स पे यूज़ करने के लिए, या सिटी के जो लोग हैं उनको एनकरेज करते कि आप पेड़ों को बचाएं, वेटलैंड्स को बचाएं, या फिर एयर पोल्यूशन के रिवर्सल के बारे में सोचते अर्बन बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करके। लेकिन ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट में हमको नज़र तो आ नहीं रहा। अब जो जेपीसी है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो इस डिबेट को एक्सपैंड कर सकती है, जिसके सामने ये सारे कंटेंट्स हैं वो एग्जामिन करेगी और रिकमेंडेशंस 2022 का जो बजट सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें ये इन्वायरमेंट के रिजल्ट्स या उनको क्या लग रहा है उसके बारे में रिजल्ट्स बताएंगी। अब इन्होंने इससे पहले भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने सिलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन कुछ ही चीज़ों का आंसर दिया था कि ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर जेपीसी के सामने ये सारे कंटेंट्स हैं तो अभी सही टाइम है कि इसको डिटेल में एग्जामिन किया जाए, देखा जाए कि जिस तरह से अमेंडमेंट्स की जा रही हैं क्या हम उससे अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मिल पाएंगे, जो क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं क्या हम वो पूरा कर पाएंगे। तो इन अग्रीमेंट्स में ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ग्लोबल डिबेट्स चल रही हैं क्लाइमेटिक चेंज को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, उस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये एक आर्टिकल था रॉयल सोसाइटी का, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कि क्या क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है।
का आंसर है डेफिनेटली करता है। जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले से आप कंपेयर करेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको दिख रहा है। फायर्स, स्टॉर्म्स, इतना इतना सूखा पड़ रहा है, ये सब थ्रेट्स हैं जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने 2019 में देखा क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर्स देखिए, और उससे क्लाइमेट चेंज और भी ज़्यादा वर्स हो गया, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सिर्फ एक जगह नहीं, आप देखिए आर्टिक पे भी ग्लोबल टेम्परेचर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और 1990s के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रॉट वाले एरिया या जो डिजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। राइजिंग टेम्परेचर का इफेक्ट आपको कोरल रीफ्स पे भी नज़र आ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, जो कुछ एनिमल्स हैं उनके शेल्स वो अपनी लूज कर रहे हैं। हार्ड स्केलेटन्स, कोरल्स की बात कर लें, यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। और मैंग्रोव्स, उनको अलग खतरा है। अमेज़न में आप देखें अलग आग लग रही है, या अलग ही तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्स प्लेसेस जो प्लानट की जितनी भी हैं, जो एनॉर्मस स्टोर हैं कार्बन का, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। सो इनको सेफ गार्ड करने की हमको ज़रूरत है। अब हम ये नहीं सोच सकते ना कि अमेज़न इंडिया में नहीं है तो उसके बारे में हम क्यों सोचें, क्योंकि इफ़ेक्ट आपका पूरे अर्थ पे पड़ेगा। तो यही था आज का टॉपिक, जहाँ पे आपको बायोलॉजिकल ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं ये मालूम होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इन अमेंडमेंट्स को, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो प्रोज कॉन्स भी आप बता सकते हैं। प्रोज तो जो गवर्नमेंट कह रही है वो आपके लिए प्रोज हो गए कि हम रिसर्च को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स लाना चाह रहे हैं विदाउट हार्मिंग नेशनल इंटरेस्ट, पेटेंट एप्लीकेशन को ईजी करना चाह रहे हैं, तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो अगर इनका क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो इनके डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। वहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की बात कर सकते हैं, आप इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, राइट, या फिर बायोडाइवर्सिटी कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिटेल्ड एनालिसिस टॉपिक ऑन बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन आपके लिए, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1982, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। आप सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर पोल में, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।